In this video, our objectives will be to get hands-on experience with assembly language programming, to study interfacing of peripheral devices with 8086 microprocessor, to realize the techniques for faster execution of instructions and improve speed of operations and performance of microprocessor, to write and debug programs in TASM, which is hardware kit or processor or field, to get hands-on experience with C language programming with controller, and to study interfacing of peripheral devices with 8051 microcontroller. So let's begin. हेलो। ठीक है। Yes, sir. ये चिराग आ गया है। ठीक है। सब हाँ, सबसे पहला चीज़ तो ये है कि हम टाज़म का जो भी प्रोग्राम करेंगे उसको सेव करना है टाज़म के ही फोल्डर में। ठीक है। तो मूविंग टू द टाज़म का फोल्डर। ठीक है। और फाइल एक्सटेंशन .asm रहने वाला है। न्यू टेक्स्ट फाइल। ठीक है। फाइल नेम .asm। ठीक है। अब अपना जो भी प्रोग्राम रहता है ना टाज़म का, इसके मेनली 3 पार्ट होते हैं। ठीक है। सबसे पहला होता है मॉडल, कि हम स्मॉल ले रहे हैं, लार्ज ले रहे हैं, मीडियम ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं। इसमें जैसे स्मॉल है वैसे ही लार्ज भी होगा। ठीक है। ये कलर कोडिंग इसमें समझ में आता है, इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, नॉर्मल नोट पर यूज़ कर रहा हूँ। तो बेसिकली अपने सारे प्रोग्राम स्मॉल मॉडल में चल जाएंगे। ठीक है। उसके बाद ये स्टैक नहीं भी इनिशियलाइज किया तो चलता है, खाली वार्निंग देता है। बट अगर किसी को वार्निंग भी नहीं चाहिए तो स्टैक इनिशियलाइज कर सकते हैं मिनिमम 100। फिर होता है डेटा सेगमेंट और होता है कोड सेगमेंट। ठीक है। तो बेसिकली जब भी तुम लोग कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले ये लाइन लिख दो, डेटा सेगमेंट लिख दो। डेटा कुछ भी नहीं है फिर भी सेगमेंट लिखो, और फिर कोड सेगमेंट। और स्टार्टिंग के 2 लाइन हमेशा याद रखो कि सबसे पहले इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट, मूव डेटा टू ए एक्स और ए एक्स टू डी एक्स, ये सेम रहता है हर कोड के अंदर। ठीक है। ये स्टार्ट हो गया। एंड कैसे होएगा? एंड स्टार्ट, फिर होता है एंड कोड, और फिर होता है एंड यानी प्रोग्राम एंड। तो ये 3 एंड हो गए, और ये भी सेम ही रहता है एंड के लिए। ये है, इसको क्या बोलते हैं, यूज़र डिफाइंड प्रोग्राम नहीं, कौन सा बोलते हैं ना, सब रूटीन प्रोग्राम। ठीक है। ये सब रूटीन प्रोग्राम है जो कि डॉस सिस्टम को अपने आप क्लोज कर देता है। तो ये भी याद रखो, मूव ए एच 4ch इंटरप्ट 21h। ये क्या करेगा? अपने प्रोग्राम को टर्मिनेट करेगा और ये सारा कोड एंड स्टार्ट एंड वो सब कर देगा। ठीक है। तो क्या चीज़ें हो गई, ये सारा चीज़ें याद रखने का हो गई। ठीक है। तो अगर कोई भी नया फाइल तुम बना रहे हो तो सबसे पहला होएगा कि कौन सा मॉडल लेना है। तो मैं मॉडल स्मॉल ले लूँ, उसके बाद डेटा सेगमेंट, उसके बाद कोड सेगमेंट, और उसके बाद ये टर्मिनेशन की 5 लाइनें याद रखो। डन विद दिस। अब एक तरीका तो ये है कि अपन सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो सर ने दिए हैं उसको किस तरह डील करना है वो देख लेते हैं, और किस तरह कोड को रन करना है। ठीक है। तो पहले कोड रन किस तरह करते हैं वो देख लेते हैं, और फिर उसके बाद में हम लॉजिक पे देखेंगे। टासम ओपन किया। ठीक है। अब फाइल नेम मैंने क्या दिया था, इसका नाम दिया ऐड मल और मैम, यानी ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, और मेमोरी के अंदर से हमें डेटा लेना है। तो ठीक है। फर्स्ट विल बी टाजम, फिर फाइल नेम जो कि मैंने ऐड और मल लिखा था। अब और एक्सटेंशन विल बी डॉट एस एम। ठीक है। ये जो तुम लोग को यहाँ पे ये दिख रहा है टिल्ट मार्क, ये इसके लिए आया क्योंकि मैंने फाइल का नाम पूरा नहीं लिखा, टैब दबाया। तो अगर फाइल यूनिक रहती है या स्टार्टिंग यूनिक रहता है तो वो अपने आप कैच कर लेता है। मैं पूरा नाम कभी नहीं लिखा। ये हो गया। यहाँ इसने बता दिया कि एरर कुछ भी नहीं है एरर मैसेज में। ठीक है। और वार्निंग भी कुछ नहीं है।
तो वेरी फर्स्ट इज टाजम और फिर फाइल नेम विद एन एक्सटेंशन ASM। उसके बाद टी लिंक, फाइल नेम, एड, मन, और इसमें कुछ भी एक्सटेंशन नहीं रहेगा, ये याद रखना, वरना वो एरर क्या देता है मैं बताता हूँ। .exe या फिर ASM दे दो तो बैड ऑब्जेक्ट फाइल, अगर ये एरर है तो समझ जाना कि तुम लोगों ने एक्सटेंशन दे दिया, जल्दी जल्दी में हो जाता है। ठीक है, ये टी लिंक हो गया। उसके बाद अच्छा, कभी कभार क्या होता है पता है कि अगर तुमने सेम कोड के है ना मल्टीपल सिमिलर नेम्स दे दिए तो तुम लोग समझ नहीं पाते हो कि कौन सा कोड ओपन हो रहा है, कौन सा रन हो रहा है, क्योंकि एक बार तुम लोगों ने एडिटिंग अरे डीबगिंग मोड में चले गए ना, फिर तुम लोग का कोड का फॉर्मेट नहीं समझता है। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि एडिट करके सबसे पहले अपना कोड देख लो कि तुम लोग जो अभी कंपाइल कर रहे हो वो वही कोड है या नहीं जो तुम लिख रहे हो। कोड ओपन हो जाएगा, अब स्क्रॉल डाउन एक बार देख लो कि हाँ ये वही कोड है, अगर बराबर है तो एक्सेप्ट कर ली। फिर वो टाजम टीलिंग, और फिर अब इसको डीबगिंग मोड में दो तरीके हैं अपने पास, या तो डीबग करो, बेस्ट डीबग कर करके देखो कि प्रॉपर पूरा एग्जीक्यूशन हो रहा है या नहीं, अदरवाइज तुम लोग डायरेक्ट फाइल नेम .exe करोगे तो भी प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो अब मैं डीबगिंग के लिए टीडी होता है टाजम डीबगर, और फिर फाइल नेम, ऐड, मल, और लास्ट में एक्सटेंशन .exe होती है। ठीक है, तो सबसे पहले टाजम करते वक्त एक्सटेंशन .asm, टेलिंग करते वक्त नो एक्सटेंशन, और डिबगिंग करते वक्त exe एक्सटेंशन, और रन भी करना है डायरेक्टली तो भी डायरेक्ट exe, खाली टीडी यूज़ नहीं होएगा। ठीक है, तो ये डिबगिंग मोड में आता है। डिबगिंग यानी अपने को रियल टाइम एग्जीक्यूशन किस तरह होता है ना वो बता देता है। अभी देखो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग के कुछ बोला था ना, जैसे कि डेटा सेगमेंट इनिशियलाइजेशन, अगर नोटपैड में देखोगे तो ये वाला पार्ट मैंने बोला था कॉमन है फॉर ऑल, तो ये कोड यहाँ टाजा में भी हर बार कॉमन ही दिखेगा कि ए एक्स को 48AF दिया है और फिर डी एक्स कॉमन है एक्स। ठीक है, तो इस पर ध्यान नहीं देने का। ट्रेस करने के लिए F7 होता है, वहाँ के पीसीज में डायरेक्टली नहीं होता तो फंक्शन दबा के F7 देख लो, अटकना नहीं पीछे। F7 किया, यहाँ तक कंप्लीट होगा। अब तुम्हारा लॉजिक क्या है और उस हिसाब से तुमने क्या कोड किया है, उस हिसाब से यहाँ पे तुम्हारे ये जो रजिस्टर्स है इसकी वैल्यूज चेंज जो होना चाहिए। जैसे अगर ए एक्स में तुमने रखा है, फिर बी एक्स के अंदर मूव किया है, काउंटर रखा है सी एक्स में, तो यहाँ पर वैल्यूज चेक करते जाना और एग्जीक्यूशन देखते जाना। ये सारे फ्लैग रजिस्टर्स हो गए, जैसे कि ये ज़ीरो फ्लैग हो गया और कैरी फ्लैग हो गया, पैरिटी फ्लैग हो गया। तो फ्लैग्स भी एट द एंड अगर तुम लोग को अपना आउटपुट देखना है कि बराबर है या नहीं, तो ये फ्लैग्स चेक कर सकते हो। और F7 कर करके तुम लोग प्रोग्राम पूरा कर सकते हो, और टर्मिनेट अगर प्रॉपरली हो रहा है तो वेल एंड गुड। अच्छा ठीक है, अब मैंने जो प्रोग्राम अभी टर्मिनेट किया उसका क्वेश्चन क्या था कि मैंने अभी हम लोग मैं और जने बैठ के यही कर रहे थे, पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो सर ने दिया उसको ट्राई किया सॉल्व करने में। तो क्वेश्चन था कि राइट अ प्रोग्राम टू ऐड एंड मल्टीप्लाई, यानी एडिशन भी करना है मल्टीप्लिकेशन भी करना है, टू 8 बिट नंबर्स का जो कि मेमोरी के अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड है। ठीक है, तो सबसे पहला मॉडल इनिशियलाइजेशन स्मॉल, स्टैक इनिशियलाइजेशन अगर नहीं भी किया तो चलेगा, बट एरर अगर वार्निंग नहीं चाहिए तो एरर नहीं आएगा उसका। डेटा के अंदर पार्ट कब आता है, जब हमारा मेमोरी के अंदर कोड होता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में मेंशन किया है कि मेमोरी में है, इसके लिए नंबर 1 इज दिस, कुछ भी नंबर दे सकते हैं, और वेरिएबल भी कुछ भी दे सकते हैं। डीबी बताता है कि डेटा बाइट है, डेटा बाइट इन द सेंस वो 8 बिट का रहेगा। ठीक है, और अगर 16 बिट का है तो डेटा वर्ड आता है DW। ठीक है, तो अभी 8 बिट मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन है, इसके लिए डीबी यूज़ किए हमने। अब मल्टीप्लिकेशन और एडिशन होने के बाद में हो सकता है दो 8 बिट का एडिशन 16 बिट नंबर आ रहा है, इसके लिए यहाँ पे DW यूज़ किया हमने। इनिशियल ये हम प्रोग्रामिंग करते हैं तभी भी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन करते हैं ना, यहाँ पे वेरिएबल इनिशियलाइज विथ दर वैल्यू किया है, यहाँ पे वेरिएबल इनिशियलाइजेशन खाली हुआ है और उनकी वैल्यूज़ को हमने 0 0 कर दिया है। यहाँ पे जो भी वैल्यू असाइन होती है सब हेक्स में होती है। ठीक है, ये हो गया डेटा का इनिशियलाइजेशन पार्ट। उसके बाद कोड, कोड के स्टार्टिंग के 2 लाइन सेम, स्टार्टिंग के 2 लाइन करती क्या है, खाली डेटा को अपने कोड के अंदर इंपोर्ट करती है एक तरह से। फिर हमने एक्यूमुलेटर को क्लीन किए, ये एक अच्छा प्रैक्टिस होता है कि एक्यूमुलेटर में अगर कोई और पहले का है और तुम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिए या फिर एडिशन कर दिए तो गार्बेज वैल्यू आ जाती है। तो बेस्ट है कि हमारा जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन हो रहा है एक्यूमुलेटर के थ्रू ही होने वाला है, तो लेट इट क्लीन क्लियर ए एच एक्यूमुलेटर का हायर बिट।
H is for highest bit and L is for lower bit and X बोलता है कि लोएस्ट और हाईएस्ट दोनों, यानी कंप्लीट एक्यूमुलेटर। ठीक है, तो एक्यूमुलेटर का हाईएस्ट बिट को हमने 0 0 कर दिया। एक्यूमुलेटर वाला पार्ट वापस एक्यूमुलेटर, अच्छा हाँ, ये यहाँ पे AH लिखा हुआ है ना, H फॉर हायर होता है। हायर यानी अपना जो भी प्रोग्राम रहता है वो, अपना जो भी रजिस्टर रहता है वो 16 बिट का रहता है। ठीक है, तो उसको 8 बिट के दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। द राइट पार्ट इज AL विच इज़ लोअर बाइट, लोअर नेबल बोलते हैं, और दूसरा लेफ्ट 8 जो सेक्शन है, यानी 8 के दो है ना, तो लेफ्ट वाला जो सेक्शन है उसको बोलते हैं AH यानी हायर नेबल। ठीक है, और अगर यहाँ पे X हो, इसका मतलब कंप्लीट एक्यूमुलेटर यानी 16 बाइट। तो जब 16 बिट का हम एडिशन करते हैं या मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम AL AH यूज़ करने की जगह AX और BX यूज़ करते हैं। समझा? ओके, मैं अभी एक बार वो दिखाऊंगा ना, यानी जब ये एग्जीक्यूट होगा प्रॉपरली तो और अच्छे से क्लियर सामने दिखेगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, नंबर 1 जो हमने डेटा में रखा है यहाँ पे, क्योंकि हमने डेटा यहाँ इंपोर्ट कर चुके हैं तो अब उसको यूज़ कर सकते हैं, तो नंबर 1 को एक्यूमुलेटर के लोअर निबल में हमने मूव कर दिया। क्यों? क्योंकि वो 8 बिट का है और हमारा एक्यूमुलेटर 16 बिट का। तो यहाँ पे हमने खाली लोअर के अंदर रखा, AX पूरा यूज़ नहीं किया। नंबर 2 को हमने एक B रजिस्टर, अपने पास जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स है उसमें से एक B रजिस्टर में डाल दिए, और फिर मल्टीप्लाई कर दिए BL को। हमने BL को किससे मल्टीप्लाई किया ये मेंशन इसलिए नहीं किए क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एक्यूमुलेटर के साथ ही मल्टीप्लिकेशन होता है। हाउएवर एडिशन के केस में यू हैव टू स्पेसिफाई। हम लोगों ने सोचा था कि ये भी बाय डिफ़ॉल्ट ही ले लेगा, बट इसने एरर थ्रो किया था। ठीक है, तो मल्टीप्लाई किया हमने BL को, किसके साथ होगा, AL के साथ। इन शॉर्ट नंबर 2 को नंबर 1 के साथ में मल्टीप्लाई किया, इनडायरेक्टली 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, और आंसर शुड बी 8। इतना याद रखना। अब एक्सक्यूशन देखिए कैसे बात है। मल्टीप्लाई करने के बाद में हमने जो भी वैल्यू रहती है अरिथमेटिक ऑपरेशन की, एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाती है। ये जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, ये वाइवा में भी पूछा जा सकता है कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो होते हैं उसका एक ऑपरेंड कंपलसरी कौन से रजिस्टर में होता है, या फिर ऑपरेशन होने के बाद में रिजल्ट कौन से रजिस्टर में स्टोर होती है। ये सारे वाइवा क्वेश्चन हो सकते हैं, इजी है काफ़ी, बट फिर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो AX की वैल्यू उन लोगों ने, ये यहाँ पे मैंने ही दो वेरिएबल बनाया हूँ, एक मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट के लिए, एक एडिशन के रिजल्ट के लिए, जो कि इनिशियल स्टेज पे मैंने 0 रखा था, लेकिन अब मैं AX की वैल्यू को उस वेरिएबल में मूव कर रहा हूँ। बहुत ईजी है, यानी कमांड अपने आप में ही बता देते हैं। MUL इज फॉर मल्टीप्लिकेशन, ADD इज फॉर एडिशन, MOV फॉर मूवमेंट। मूवमेंट का कैसा रहता है, फ्रॉम सोर्स रजिस्टर, यानी राइट साइड में सोर्स और लेफ्ट साइड में डेस्टिनेशन। ठीक है, ये याद रखना, ऐसा स्विच मत कर देना। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक्यूमुलेटर की वैल्यू को रिजल्ट में मूव कर दिया। अब क्या किया मैंने, क्योंकि अब मेरे एक्यूमुलेटर के अंदर रिजल्ट है किसका, मल्टीप्लिकेशन का। अब मेरे को एडिशन करना है तो मेरे को वापस से नंबर 1 को एक्यूमुलेटर में वापस लेना पड़ेगा। तो ऐड नंबर एंड रिजल्ट इन एक्यूमुलेटर। तो मैंने क्या किया, पहले एक्यूमुलेटर को लोड किया किससे, नंबर 1 से। नंबर 1 को एक्यूमुलेटर में मूव किया, और फिर BL के अंदर क्या है, अभी भी सेकंड नंबर है, क्योंकि BL को चेंजेस किए ही नहीं ना अपन ने। अपडेट तो एक्यूमुलेटर हुआ था, इसके लिए उसको रीलोड करने की ज़रूरत पड़ी। फिर हमने ऐड किए किसको, BL और AL को। और जो भी ये लेफ्ट साइड में हम लिखते हैं ना, हमारा रिजल्ट यहाँ पे स्टोर होता है। अगर मैं यहाँ पे लिखता BL और यहाँ लिखता CL, तो मेरे BL के अंदर में रिजल्ट स्टोर हो जाता है। ठीक है, और फिर हमने, क्योंकि AL के अंदर अभी रिजल्ट है, तो AL को हमने मूव कर दिए एडिशन के रिजल्ट में। यहाँ तक समझा सकते हैं? हमने दो वेरिएबल लिए, मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट, एडिशन का रिजल्ट। AX में क्योंकि हमारा रिजल्ट होता है, हमने उनको मूव करके रखे ताकि हम जब एग्जीक्यूशन करें तब चेक कर सके कि हाँ हमारे आंसर करेक्ट आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, दो नंबर है 4 2, एडिशन शुड बी 6, मल्टीप्लिकेशन शुड बी 8। ठीक है, फिर ये चार लाइन मैंने बोला कॉमन है सबके लिए। ये क्या करता है, कोड टर्मिनेशन का, याद रखना। इसका टाजम पे देखते हैं। हम बार बार तुम लोग को टाजम या टेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, अभी डायरेक्टली कर सकते हो, बट अगर तुम लोग कुछ भी अपडेट कर रहे हो अपने कोड के अंदर तो फिर वापस से एक बार कंपाइल कर लेंगे। ठीक है, ओके। अब
यहाँ पे देखते रहना, जब भी मैं बताऊंगा। वैसे भी यहाँ हाईलाइट होता है वाइट कलर से। F7 से मैं ट्रेस कर रहा हूँ, फर्स्ट 2 लाइन मेरे को फ़र्क नहीं पड़ती है। अब क्या कर रहा हूँ मैं, एक्यूमुलेटर को मैंने बोला पहले हम क्लीन करेंगे। अभी एक्यूमुलेटर में देखो क्या वैल्यू है, O8 AF, ठीक है। और हमारा स्टैक पॉइंट नहीं, प्रोग्राम काउंटर, ये जो एरो दिख रही है, ये हमारा बताता है कौन सा इंस्ट्रक्शन अभी एग्जीक्यूट हो रहा है। तो प्रोग्राम काउंटर यहाँ पे, जो कि अभी एक्यूमुलेटर को 0 0 करेगा। तो जैसे ही मैं नेक्स्ट स्टेप पे गया, एक्यूमुलेटर का हायर निपल, मैंने बोला था ना AH इज फॉर हायर, ये 4 है तो इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करो। तो स्टार्टिंग के 2 इज फॉर हायर, बाद के 2 इज फॉर लोअर, यानी AL, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे है, अब क्या कर रहे हैं हम, AL के अंदर डेटा मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट डेटा नहीं आता है, डेटा का लोकेशन आता है कि 0000 लोकेशन पे डेटा स्टोर किया है। और ये लोकेशन कौन देता है, ये टासम खुद, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम खुद असाइन करता है, ये अपने हाथ में नहीं होता है। तो अपने जो भी वेरिएबल्स दिए हैं यहाँ कोड के अंदर, फॉर एग्जांपल नंबर 1, नंबर 2, मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट, ये सबके लिए लोकेशन अपना ऑपरेटिंग सिस्टम और टाजम खुद असाइन करेगा। तो जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो लोकेशन याद रखने का कि रिजल्ट की लोकेशन कहाँ है। अभी मैं दिखाऊंगा कि उसको रिजल्ट को किस तरह चेक भी करना है, ठीक है। तो अब हम जैसे नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो हमारा क्या होएगा, फर्स्ट नंबर एक्यूमुलेटर में जाएगा। फर्स्ट नंबर क्या था, किसी को याद है? हेलो, तुम लोग हो ना? हाँ, फर्स्ट 4 या 2 था, देखते। 4 था, तो एक्यूमुलेटर के अंदर 4 आ गया, ठीक है। सेकंड नंबर 2 था, तो बी रजिस्टर के लोअर निपल में, यानी यहाँ पे 2 आना चाहिए, यहाँ, ठीक। F7 किया, 2 आ गया। अब मैं मूव कर रहा हूँ AX को एक लोकेशन के अंदर। पहले यहाँ पे ये स्टेप क्या करेगा, मल्टीप्लाई BL किसके साथ में, AL के साथ, यानी आंसर शुड बी स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। मैंने क्या बोला था, कोई भी ऑपरेशन हो आंसर यहाँ पे स्टोर रहेगा। और अभी हम इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। देखो आंसर देखना, AX पे ध्यान देना, ठीक है। आंसर 8 हो गया अपडेट। तो रिजल्ट स्टोर AX के अंदर हो गया। अब हम उसको स्टोर करेंगे जो हमने वेरिएबल बनाए थे, मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट, उसका लोकेशन 0002 किसने असाइन किया है, OS ने और टाजा ने, ठीक है। आगे जा रहे हैं हम, और फिर एक्यूमुलेटर में हमने फिर से नम 1 लिए, फिर एडिशन किए, फिर किए। अब यहाँ आके रुक जाना, मूव AH 4C पे, क्योंकि इसके बाद फिर स्टेप क्या होता है, टर्मिनेशन के लिए ना। बट अब हमारा प्रोग्राम करेक्ट वर्क किया कि नहीं, ये एक तो यहाँ से समझ गया था हमें कि हमने जब मल्टीप्लाई किए तो 8 आया और ऐड किए तो 6 आया, यानी प्रॉपर तो हुआ है। लेकिन क्या हमारा मेमोरी लोकेशन में भी उसी तरह स्टोर हुआ है कि नहीं, वो चेक करने के लिए अगर सर भी पूछेंगे कि तुम बताओ कि तुम्हारा रिजल्ट क्या है, तो यहाँ पे ऊपर वेव सेक्शन है, उसमें एक डंप का सेक्शन होता है। हेलो। बोलो। सॉरी एबीडी, इंटरप्ट कर रही हूँ। सिर्फ पूछना था कि तूने सब कोड्स रट लाइक कैसे लर्न किए हैं। ईजी है, मैं सारे कोड्स अभी तक सारे प्रैक्टिकल में खुद ही कर रहा था, तो मेरे को सिंटैक्स थोड़े बहुत आते। सब याद है तेरे को? कोड याद नहीं करते ना, ये नॉर्मल कोडिंग की तरह ही है, खाली सिंटैक्स अलग है। ओके जैसे ओके ठीक इसमें है। मैं बताता हूँ। हाँ। अच्छा रुक जा, एक बार इसका मैं रिजल्ट बताता हूँ, फिर मैं तेरे को कोड किस तरह करना है बताता हूँ, ठीक है। डंप में जाना होता है और फिर रिजल्ट यहाँ चेक करना होता है। मैंने क्या बोला था, मेमोरी लोकेशन याद रखना, ठीक है। तो एक्यूमुलेटर का हमने यहाँ पे जो भी रिजल्ट था 0002 में मूव किए थे। 0002 कैसे यहाँ पे देखेंगे, ये 0 0 0 है, तो ये 0 0 0, ये 0 0 1, 0 0 2, रिजल्ट क्या है 08, और यही होना चाहिए था, 4 to the 8, करेक्ट। समझा किस तरह दिखाना है, टाजम यूज़ किस तरह करना है, एटलीस्ट वो समझो, क्योंकि कोड का क्या है, हम कुछ भी जुगाड़ कर लेंगे जैसे अभी तक करते हैं। अगर रन ही नहीं कर पा रहे हो कोड मिलने के बाद भी तो प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर एडिशन का रिजल्ट इज स्टोर्ड इन 0004, वो भी चेक कर लेते हैं। ये 000 है, यानी ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 1 0 0 1 2 3 4, तो 06 यहाँ पर स्टोर हो गया, ठीक है। अब अगर मैं आगे जाऊँगा तो टर्मिनेट हो जाएगा, हो गया। रेशमा, कोड देखते हैं। हम नॉर्मल कोडिंग में क्या करते हैं, अपने वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ये वैसा ही है, खाली डीबी और डीडब्ल्यू 8 बिट या 16 बिट बताना है।
ये वैल्यूज़ दिए हमने, यहाँ वैल्यूज़ ज़ीरो की है, यानी फिर कोड सेगमेंट में स्टार्ट नॉर्मल जैसे स्टार्ट हो रहा है, और ये मैं बोला ना ये 2 लाइन याद कर लो ना, तुम लोग को ऐसा डिफिकल्टी हो रही है तो ये स्टार्टिंग के 2 लाइन, एंडिंग के 4 लाइन, इसको बॉयलर प्लेट कोड की तरह समझ के याद करके रख लो। और ऐसा जैसे कोई भी कोड आए ना, कुछ भी छोड़ दो, सबसे पहले ये बॉयलर प्लेट कोड लिख लो और फिर बीच का पार्ट देख लेंगे कुछ भी होगा, ठीक है। अब इसमें यानी इंस्ट्रक्शंस है नहीं अपने पास, गिन चुन के 4-5 इंस्ट्रक्शन है। मूव है, ऐड है, मल्टीप्लाई है और जंप है, जंप इफ नॉट ज़ीरो, कंडीशनल जंप। तो ये सब तो इजी है, हो जाएगा। ये कोड मैंने स्टार्ट टू एंड एक्सप्लेन किया था, ये तुम लोग को पूरा कोड समझा क्या? कोड समझा, और टाजम पे किस तरह रन करना है वो समझा, आउटपुट किस तरह हाँ चेक करना है, सर को किस तरह दिखाना है वो समझा, ठीक है। हाँ हाँ। नेक्स्ट कोड देखना है कि और कोई अभी के डाउट पूछ लो। किसी को डाउट? ओके, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने कमेंट्स लिखा है कि स्टार्टिंग में जो हम मॉडल साइज डिक्लेरेशन करते हैं, जो कि स्मॉल बिग लार्ज कुछ भी हो सकता है, हम स्मॉल ही रखेंगे, ये सब याद कर लेंगे। स्टैक नहीं भी किया तो चलेगा, डेटा वाले पार्ट में आ गए। अच्छा, ये कोड क्या है, 16 बिट का एडिशन है, ठीक है। अब अपन ने एक कोड किया ना, अब इससे हम लोग को आइडिया आ जाएगा, क्योंकि कर ही क्या रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं और इसमें खाली कंडीशनल जंप आया। जैसे हम लूपिंग करते हैं ना, वैसे ये लूप की तरह ही है। मैं बताता हूँ इसमें डेटा पार्ट में हम वेरिएबल्स बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किए, एक इनिशियलाइज किया वैल्यू टू द वेरिएबल, हमने एक वेरिएबल बनाया num1 जो कि डेटा वर्ड है क्योंकि ये 16 बिट एडिशन है, और फिर हमने उसको वैल्यू दे दिए 850f। एच क्यों दिए, क्योंकि हमारा सारा वैल्यू हेक्साडेसिमल में रहेगा, ठीक है। फिर नंबर 2 बनाया, उसको एक वैल्यू दे दिए। फिर हमने एक सम बनाया, ये भी एक वेरिएबल है जो कि डेटा वर्ड है, बट इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है। क्वेश्चन मार्क रिप्रेजेंट दैट द वैल्यू इज नॉट नोन राइट नाउ, बट बाद में यहाँ पे वैल्यू आएगी, समझो। और मल्टीप्लाई भी एक वेरिएबल है, इसकी भी वैल्यू हमें नहीं पता है। कैरी एक हम डेटा बिट रखे हैं और इसको इनिशियली 0 कर दिए कि अगर कैरी आ रहा है तो हम इसमें चेंज करेंगे, अदरवाइज इसको स्किप कर देंगे, ठीक है। तो लॉजिक अगर समझ जाता है ना कि हमें क्या करना है, एडिशन करना है। एडिशन किस तरह कर रहे हैं, नॉर्मल डायरेक्ट कमांड है ऐड। अब ऐड होने के बाद में अगर कैरी आ रहा है, ये कंडीशन अपने दिमाग में आई ना, अगर कैरी आ रहा है तो क्या, तो उसके लिए क्या कमांड हो सकता है वो सोचो। जंप इफ नॉट कैरी, JN से क्या होता है, जंप इफ नॉट कैरी। कहाँ पे, ये कुछ भी नाम दे सकते हो, जंप इफ नॉट कैरी टू स्किप। जैसे हम एल्गोरिथम्स लिखते तो कैसे लिखते ना, कि अगर ऐसा हुआ तो ठीक है, अदरवाइज जंप टू दिस लोकेशन, या हम फ्लो चार्ट बनाते, तो ऑलमोस्ट वैसा ही है ये भी, ठीक है। कोड सेगमेंट के अंदर की फर्स्ट 2 लाइन सेम, हमने num1 को एक्यूमुलेटर में डाला, num2 को बी रजिस्टर में डाला, हमने एडिशन किया एक्यूमुलेटर और बी रजिस्टर यानी num1 और num2 का, और रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। अब हम क्या कर रहे हैं, जो भी हम कंडीशनल चेक करते हैं वो सिर्फ एक्यूमुलेटर पे ही चेक होता है। यानी हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया कि जंप इफ नॉट कैरी फॉर व्हाट। तो ये क्या चेक करता है, ये जो हमारे यहाँ पे होते हैं ना फ्लैग रजिस्टर्स, वो चेक करता है कि क्या ये सी इक्वल टू 0 है या 1 है। अगर कैरी है तो वो फ्लैग रजिस्टर चेक करने के बाद एग्जीक्यूट करता है, वो देखेगा कि कैरी फ्लैग क्या है। अगर कैरी नहीं है तो डायरेक्टली यहाँ पे जंप करो, और अगर कैरी है तो कैरी जो हमने वेरिएबल लिया है उसमें 01h मूव कर दो, ठीक है। अब अगर यहाँ पे जंप किया तो क्या किया, एक्यूमुलेटर की जो भी वैल्यू है सम वेरिएबल में मूव किया उसने, फिर से उसने num1 की वैल्यू एक्यूमुलेटर में क्यों मूव किया, क्योंकि हमको सर ने क्वेश्चन में दिया है कि हमें फिर से राइट अ प्रोग्राम टू ऐड एंड मल्टीप्लाई, ठीक है। हमने अभी जो किया वो सिर्फ एडिशन का था, अब मल्टीप्लिकेशन के लिए वापस से नंबर चाहिए, तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू यहाँ नंबर 1 को वापस से AX में लिए, क्योंकि AX यहाँ पे अपडेट हो गया था। वापस लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी वो समझो, कि यहाँ एक्यूमुलेटर अपडेट हो चुका है। num1 की वैल्यू एक्यूमुलेटर में लिए, b की वैल्यू पहले से है उसमें, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर दिए। किसके साथ होगा, AX के साथ में, वैल्यू विल बी स्टोर्ड इन AX ओनली। अब इसको हमने मल्टीप्लाई जो हमने वेरिएबल बनाए थे उसके अंदर मूव कर दिए। ये 4 लाइन फॉर टर्मिनेशन, ठीक है।
अब जंप किस तरह होता है अगर उसका एग्जीक्यूशन देखना है, ठीक है। मैंने फाइल नेम क्या दिया है, एड 16 बिट। हम टाजम फाइल नेम .asm, मैं मेरा ये सब कंपाइल किया हुआ है, बट फिर भी बार बार कर रहा हूँ ताकि तुम लोग को समझ जाए स्टेप्स क्या है। टाजम के बाद टी लिंक एड 16 और नो एक्सटेंशन, देन मैं टी डी देन एड 30x, ठीक है। F7 फॉर ट्रेस, फर्स्ट दो ट्रेस ऐसे ही हो जाएगी। ये क्या करेगा, हमारा डेटा इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट, 0004 लोकेशन में जो भी है AX में जा, जो भी हमने दिया हुआ था ना वर्ड नोटपैड में, वही सेम वैल्यूज जा रही है। ये सब हो गया। अब यहाँ पे देखो, जंप इफ नो कैरी, यानी वो जंप इफ JNB एंड JNC इज वन इन द सेम, जस्ट कोडिंग के टाइम पे हम JNC लिखते हैं और यहाँ पे वो JNB आते हैं, ठीक है। तो जंप इफ नो कैरी कहाँ पे, 0015 यानी ये वाली लोकेशन पे, और यहाँ पे हम क्या करें, डायरेक्ट मूव कर रहे हैं। अगर कैरी होगा तो वो ये वाली लाइन को भी एग्जीक्यूट करेगा और क्या करेगा कि 000C में 01 मूव कर देगा। और 000C में क्या है, 000C के अंदर हमारा वो है कैरी बिट, कैरी का हमने लोकेशन दिया हुआ है, हमने नहीं, OS ने, ठीक है। तो यहाँ पे कैरी होगा क्या, नहीं, एडिशन के बाद, ठीक है। कैरी नहीं था इसके लिए उसने डायरेक्ट जंप किया, यहाँ कैरी बिट देख रहे हैं, ठीक है। जंप किया उसने, बोला था मूव AH, 4C पे रुक जाओ, क्योंकि हमें अपना आउटपुट चेक करना है प्रॉपर है या नहीं, ठीक है। अब इसका आउटपुट कैसे चेक करते हैं, इसका थोड़ा अलग होता है, क्योंकि ये 16 बिट का था और हमारा एक्यूमुलेटर खुद 16x16 का मल्टीप्लिकेशन स्टोर नहीं कर सकता है, तो वो हेल्प लेते हैं DX की। अगर तुम लोग ऑनलाइन कोई कैलकुलेटर पे मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वैल्यू विल बी इन 8 डिजिट्स, और तुम लोग बोलोगे कि एक्यूमुलेटर में तो 6 ही है, तो वो DX और AX दोनों को मिला के वैल्यू देते हैं और स्टार्ट होती है यहाँ से। तो 101E 602D विल बी द आंसर। और बस 16 बिट का यही एक एक्स्ट्रा पार्ट था। अगर मैं कुछ मिस कर दूँ ना जिन्हें, तो बता दो, ठीक है। मैं ये जो फाइल है तुम लोग के साथ शेयर कर दूंगा, तो सेफ साइड के लिए मेरे को लगता है शायद मिल जाएगा, चीटिंग मीटिंग करने से तो हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा मेन एम यहाँ पे था कि सबसे पहले तुम लोग को ये पता होना चाहिए कि अपना नॉर्मल के सारा बेसिक सब में कॉमन चीज़ क्या है, तो कम से कम उतना तुम लोग लिखो, हो सकता है उसका 1 मार्क्स मिल जाए। बेसिक चीज़ पता होने के बाद में किस तरह तुम्हें रन करना है, किस तरह कंपाइल करना है और किस तरह आउटपुट चेक करना है, ठीक। मैं एक ये वाला रन करके बताता हूँ जिसका हम डायरेक्ट आउटपुट देख सकते हैं। अच्छा, ये वाला था ना स्मॉलेस्ट वाला जो तू पूछ रहा था कि किसके अंदर करना है, तो इसका कोड ऐसा है कि बहुत ज़्यादा लॉजिक से इसमें अपने को याद करने जाएगा तो याद नहीं होएगा। और लास्ट लास्ट के कुछ एक्सपेरिमेंट में सर ने ऐसे ही बोले थे कि मैंने डालो क्लासरूम में और तुम लोग उठा के कर लो। तो क्या बोलूँ, ठीक है। मैं खाली एक ये बता रहा हूँ कि डायरेक्ट एग्जीक्यूशन कैसे होता है, यानी अगर तुम लोग को डीबगिंग नहीं करना है, डायरेक्टली चेक करना है, तो ये वाला एक स्मॉलेस्ट डॉट ASM मैं रन करके बता देता हूँ। टाजम स्मॉलेस्ट डॉट ASM टीरिंग स्मॉलेस्ट डॉट कुछ भी नहीं, डॉट भी नहीं है, फिर TD नहीं कर रहा हूँ मैं, अब डायरेक्टली मैं उसको क्या कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ। मैं TD में जाके भी रन कर सकता हूँ क्योंकि ऊपर रन का ऑप्शन रहता है। अच्छा, मैं TD में एक बार रन करके बताता हूँ, फिर डायरेक्ट रन करके बताता हूँ, ठीक है। तो एक तो होता है स्टेप बाय स्टेप, यानी F7 से ट्रेस करना या फिर डायरेक्ट रन कर देना।
कंपाइल किया हुआ है तो मैं डायरेक्टली उसको रन करता हूँ। कौन सा कोड था वो, स्मॉलेस्ट डॉट ई एक्स, ठीक है। द स्मॉलेस्ट नंबर इन द एरे इज 02, और ये एरे कहाँ पे डिक्लेयर की गई है, हमारे कोड के अंदर है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट वाला का अगर तुम कोड देखोगे तो ये हमारा एरे यहाँ पे है, और इसमें स्मॉलेस्ट नंबर इज 02 ऑन, ठीक है। अगर मैं ये नंबर को निकाल के सेव करूँ और फिर से कंपाइल करूँ, और अब मैं डायरेक्ट रन करता हूँ स्मॉलेस्ट, तो अभी स्मॉलेस्ट नंबर इज 05। तो कोड सारे प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, और ठीक है, प्रॉपर आउटपुट भी आ रहा है। अब मैंने सारे कोड तो लिख के रखे हैं, और फाइल भी बना के रखा हूँ, ये भी तुम लोग के साथ शेयर कर दूंगा। इसमें थोड़े बहुत चेंजेस बाकी हैं। अब मैं अगर यहाँ पे तुम लोग को सारे एग्जीक्यूशन, अच्छा हाँ, कुछ कुछ चीज़ें बता देता हूँ। कुछ नई चीज़ें जो है, जो कॉमन है सब में, जैसे मूव कमांड्स हो गया, ये सब नहीं बताता हूँ। एंडिंग जो हो रही है ये सब कॉमन है सब में। लास्ट में अगर किसी की किस्मत बहुत ख़राब है तो उन लोग को आएगा प्रोसीजर वाला, ठीक है, जिसमें तुम लोगों को नॉर्मल एग्जीक्यूशन नहीं करना है, प्रोसीजर कॉल करना है। तो प्रोसीजर का जैसे ये हो गया, राइट ए प्रोग्राम टू ऐड 2 8 बिट नंबर्स यूजिंग गेट की प्रोसीजर, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है पता है हम लोग को, जो फेस किया अभी हम लोग कोड करते टाइम, कि हम लोगों ने नॉर्मल कोड लिखा और साथ ही में प्रोसीजर लिख दिया। तो प्रोसीजर जब कॉल कर रहा था, कॉल कैसे करते हैं, कॉल कीवर्ड और फिर प्रोसीजर का जो तुमने नाम दिया है, प्रोसीजर डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसका प्रोसीजर का पी आर ओ सी इज अ कीवर्ड, देन प्रोसीजर नेम, फिर उसका जो भी तुम्हारा डेटा रहेगा, यहाँ तक जो भी तुम्हारा प्रोसीजर काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये एस्काई टू हेक्स कन्वर्जन का काम कर रहा है, तो ये पूरा उसका कोड हो गया। उसके बाद में यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट आती है, नॉर्मल जो हमारा कोड होता है वैसा ही है, रिटर्न किया और फिर एंड कर देगा प्रोसीजर, एंड पी इज फॉर एंडिंग प्रोसीजर और प्रोसीजर नेम, ठीक। तो हम लोग का प्रॉब्लम क्या हो रहा था कोड में, कि हम लोग नॉर्मल कोड लिखे और उसी के साथ में प्रोसीजर भी लिख दिए। तो यहाँ जब हम कॉल किए तब प्रोसीजर कॉल हो रहा था, बट क्योंकि ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है, यानी यहाँ से एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट करेगा और जो भी लाइन में आते रहेगा वो सबको एग्जीक्यूट करेगा। तो प्रोसीजर भी उसके लाइन में आ रहा था, तो प्रोसीजर एक और बार एग्जीक्यूट अपने आप हो जा रहा था विदाउट इवन हमारे कॉल किए। तो वो आउटपुट ख़राब हो रहा था। तो उसके लिए क्या करना होता है कि मूव, मैंने क्या बोला था, ये हमारा कोड को टर्मिनेट कर देता है, मूव ए एच कॉमा 4 ch एंड इंटरप्ट 21 h, जो कि हर एक में कॉमन रहता है कोड टर्मिनेशन के लिए। तो हमारा जो भी प्रोसीजर तुम बनाओगे वो इन दो लाइन के बाद में रखना, क्योंकि यहाँ पे कोड टर्मिनेट हो जाता है। प्रोसीजर है कोड के अंदर, बट टर्मिनेशन के बाद तो कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है ना, यानी जब कॉल करेंगे तब हमारे पास प्रोसीजर रहेगा, बट टर्मिनेशन के बाद वापस से तो रन नहीं होगा। तो डबल रन होने का जो प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे थे वो तुम लोग नहीं करें। और फिर एंड स्टार्ट, एंड कोड, एंड, ठीक है। तो ये प्रोसीजर के बारे में हो गया। नेक्स्ट इज पुट की प्रोसीजर। अच्छा हाँ, अब ये गेट की और पुट की में तुम लोग सोच रहे होंगे कि जो सिस्टम के नॉर्मल कमांड्स होती है, जैसे कि हमें अगर इनपुट लेना होता है तो इंटरप्ट, एक मिनट, हम क्या करते हैं, मूव ए एच कॉमा 01 h एंड इंटरप्ट 21 h, ये दो लाइन क्या करती है, कीबोर्ड से इनपुट लेने का काम करती है, ठीक है। तो फिर हम लोग इनपुट लेने के बाद में इतना सब करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि हमने गेट की में, गेट की का मतलब क्या हुआ, खाली इनपुट ले लो, तो ये दो लाइन पे वर्क कर सकते थे। बट द पॉइंट इज कि जब हम कीबोर्ड से इनपुट देते हैं तो कीबोर्ड एस्काई वैल्यू देता है। हावेवर हमारा प्रोग्राम जो डील करेगा वो हेक्स वैल्यू से डील करेगा। तो हमें एस्काई वैल्यू जो हमने कीबोर्ड से ली है उसको पहले हेक्स में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, और फिर भी उसके बाद उस पर जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। तो एस्काई टू हेक्स यहाँ पे वर्क करता है गेट, यानी इनपुट लेने के टाइम पे, और इसका रिवर्स हेक्स टू एस्काई तब वर्क करेगा जब हमारा सारा कंप्लीशन हो गया है। तुमने जो भी एग्जीक्यूशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन करना था तुमने हेक्स में कर लिया, अब जब तुम्हें आउटपुट देना है तो हमारा स्क्रीन जो आउटपुट देता है वो एस्काई वैल्यूज के थ्रू देता है, और हमारा कोड ने हेक्स वैल्यू में कैलकुलेशन किया है। तो जब ये पुट की कॉल करोगे ना तब हेक्स टू एस्काई कन्वर्जन करना पड़ जाता है। तो
अब अगर तुम लोग को नहीं पता है और इंटरेस्टेड हो तो मैं ये बताऊँ कि HK2 हैक्स किस तरह करते हैं, अदरवाइज तुम लोग कोड का जुगाड़ कर लेना। लाइक मैं भी बोले ना, ये थोड़ा हेक्टिक हो रहा होता है, एक साथ इतना सब नहीं पढ़ सकते, बट ठीक है, फिर भी एक बार लॉजिक देख लो। क्या होता है कि एस का वैल्यू जो भी हम ले रहे हैं, अगर वो 0 to 9 के बीच में है तो हम उसमें सिर्फ सब्ट्रैक्ट 30 करते हैं। हावेवर अगर वो 9 के बाद है, क्योंकि हमारा हैक्स कैसा रहता है 0 to 9 और उसके बाद ABCDE स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ABCDEF। तो अगर 0 to 9 है तो सब्ट्रैक्ट 30, अगर उसके आगे है यानी ABCDE में चल रहा है तो सब्ट्रैक्ट 30 एज वेल एज 7, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ होती है। हावेवर अगर तुम हेक्स टू एस का कन्वर्जन कर रहे हो यानी इसका उल्टा, तो ऐड 30 एंड होगा add 30 and add 7 if it is greater than 9 यानी ABCDE, और अगर 0 to 9 के बीच में है तो only add 30। ये बेसिक होता है, अगर तुम लोग कोड भी नहीं कर पा रहे हो तो भी वाइवा के लिए तुम लोग को काम आएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल्स है अपने को, ठीक है। और ये देखो हेक्सप्रेस का कन्वर्जन का कोड, इसमें क्या किया हम लोगों ने, देखो यहाँ पे ऐड किए 30 को, फिर हमने चेक किए कि क्या वो 39 से एक्यूमुलेटर की वैल्यू जो है वो छोटी है या बड़ी है। अगर छोटी है तो जंप कर दो और बड़ी है तो उसको एग्जीक्यूट करो, यानी ऐड और 7 कर दो, ठीक। तो ये कंडीशन यहाँ पे यूज़ हो गई। तो अगर कोड की बात करें तो कोड में बहुत लिमिटेड सिंटेक्स है, जैसे कि मूव कमांड हो गया, ऐड कमांड हो गया, मल्टीप्लाई कमांड हो गया, कंपेयर हो गया, जंप हो गया, जंप इज यूज फॉर कंडीशनल, जंप इफ नो जीरो हो गया, जंप इफ नो कैरी हो गया, ये सारे कंडीशनल जंप्स हैं। अगर किसी ने 11th-12th में कंप्यूटर साइंस लिया होगा तो उसको बहुत ईजी पड़ेगा ये, ठीक है। और ये सारे लेबल्स होते हैं कि जंप कहाँ करना है वो जो बताना होता है, तो लेबल और उसके बाद में कोलन देना होता है और फिर उसके आगे का कोड लिख के, और बस। अच्छा हाँ, एक और है इनलाइन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। अभी मैं इसका एग्जीक्यूशन इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टर्बो नहीं है, और इसका कोड बहुत इजी होता है, यानी नॉर्मल जो हम C++ के कोड लिखते हैं वैसा ही लिखना है। बस इसमें जब यहाँ तक में देखो क्या किया हमने, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन और वैल्यूज इनिशियलाइज किए उसको, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम यहाँ पे कोड कर रहे थे वही सेम चीज़ कर रहे हैं, खाली ASM के वो ब्रैकेट्स के अंदर लिख रहे हैं। क्या कि हमने A को जो वैल्यू दी है, B को जो वैल्यू दी है, A की वैल्यू हमने AX में मूव कर दी, B की BX में मूव कर दी, ऐड कर दिए BX और AX को, आंसर इज स्टोर्ड इन AX तो उसको हमने मूव कर दिया C में। ये सारा क्या है, एक तरह से एम्बेडेड प्रोग्रामिंग हो गया, इनलाइन प्रोग्रामिंग, कि हम C के अंदर असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा असेंबली का पार्ट हो गया। यानी ये नॉर्मल एडिशन ऑफ 2 नंबर्स अगर तुम्हें आ रहा है तो खाली सी का अगर तुम लोग हेडर और वो सब बराबर लिख ले रहे हो और ASM के ब्रैकेट्स के अंदर हमें कोड लिखना है ये पता है तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। ये हमने क्या किया, खाली एग्जीक्यूशन वाला पार्ट ASM का किया, और प्रिंट हम नॉर्मल सी लैंग्वेज से कर रहे हैं। क्या द वैल्यू ऑफ सी इज %d, जो भी सी की वैल्यू होगी, ठीक है। इनलाइन किस तरह यूज करना है समझा, ओके। बताने को बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं, बट द पॉइंट इज कि तुम लोग को सब बाउंसर जाएगा और थोड़ा और डर जाओगे, बट फिर भी अगर किसी को ऐसा डाउट है कि ये किस तरह वर्क करता है या वो किस तरह वर्क करता है तो या वी कैन डिस्कस नाउ, ठीक। हम तुम लोग को बेसिक चीज़ें समझ गए ना एटलीस्ट, कि अगर कोड तुम लोग को कहीं से भी मिल गया, वाइवा लेवल तो हो जाएगा, लाइक मेन वही है कि कोड कहाँ से कैसे जुगाड़ करके रन भी हो जाएगा, बट कोड जुगाड़ना है। बाकी वाइवा लेवल का तो अभी को ना समझा, तो वाइवा तो हो जाएगा, सॉल्व है। अगर उन लोगों ने पीसी रीसेट नहीं किए तब तो सारे पीसी में पॉसिबिलिटी है कि कोड टास्क फोल्डर में अवेलेबल हो, पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, अगर उन लोगों ने नेटवर्क कनेक्शन नहीं निकाले तो भी एक अपने पास पॉसिबिलिटी है कि हम मैं ये सारा नोटपैड पे डाल सकता हूँ, अदरवाइज तुम लोग अपने अपने अलग अलग सेपरेट नोटपैड .pw फाइल बना लो या फिर मेल लॉगिन करके वहाँ से कोड का जुगाड़ कर सकते हो। थर्ड इज के बीच में हो सकता है कोई लैब असिस्टेंट हमारी हेल्प कर दे और तभी चीटिंग करने में दे, एंड
अगर एक बार तुम लोग आज मैंने देखा, आज भी देखा और एनएल में भी देखा कि लोगों के पास कोड होने के बाद भी दे डोंट नो हाउ टू एग्जीक्यूट, एंड बिकॉज ऑफ दैट उन लोग को कुछ भी मार्क्स नहीं। तो एटलीस्ट तुम लोग ये एक दो बार प्रैक्टिस करके जाओ कि तुमसे एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं। तो बेसिक 3 लाइन का एग्जीक्यूशन है, और अगर कोड नहीं भी मिल रहा है तो भी जो मैंने स्टार्टिंग और एंडिंग बताया एटलीस्ट उतना कर लेना, कोड भी मिल जाएगा उम्मीद है। अब तुम लोगों ने पूरे दिन में किसी ने भी ट्राई किया कोई भी कोड करने का? हाँ, मैंने आस्की टू हेक्स ट्राई किया, फिर वो इनलाइन का ट्राई किया। सारे इनलाइन हो जाएगा, आस्की हेक्स हो जाएगा, एडिशन भी हो जाएगा आई गेस। एडिशन ईजियर हो। प्रॉपर नहीं हुआ है। जस्ट तुम लोग को, अच्छा ये सारे कोर्स करने में कौन से पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं कि वो 8 बिट है या 16 बिट है, क्योंकि वही बता रहे हैं कि तुम्हें ए एल यूज़ करना है या ए एक्स यूज़ करना है। ठीक है, अगर तुमने 8 बिट में भी ए एक्स यूज़ कर लिया ना तो भी वो तकलीफ नहीं देगा, बट अगर तुम लोगों ने 16 बिट में ए एल यूज़ कर लिया देन डेफिनेटली तकलीफ देगा। तो सेफ साइड के लिए तुम हर जगह ए एक्स यूज़ कर रहे हो, चल जाएगा। ठीक है, एक ये चीज़ हो गई। और कोई पॉइंट्स अगर किसी के दिमाग में है और जिसने प्रैक्टिस करते वक्त कि ये प्रॉब्लम मैंने फेस किया है, तो तुम लोग यहाँ पे बता सकते हो। या फिर किसी को कुछ कोड का सिंटैक्स समझना हो या फिर लॉजिक समझना हो, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी तक में तुम लोगों ने सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लिए होंगे जो सर ने भेजे, तो उसमें से तुम लोग को ऐसा कोई लग रहा है कि ये वाला बहुत डिफिकल्ट है, इसका लॉजिक कैसा है, तो वो भी अभी डिस्कस कर सकते हैं। बट मैं सबको अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि लॉजिक आगे के जितना हम आगे चलते जा रहे हैं बहुत डिफिकल्ट होते जा रहे हैं। नहीं है किसी को क्वेश्चन तो मैं फाइल शेयर कर दूंगा ग्रुप पे अभी, तुम लोग सब एक बार कोड देख लेना, कोड समझने का ट्राई करना, नहीं समझे और फिर भी लॉजिक में प्रॉब्लम आ रहा हो तो कल फिर कॉलेज में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसमें थोड़े बहुत कोड ऐड करना बाकी है, मोस्टली हो चुके हैं। अच्छा मैक्रो वाला नहीं बताया ना मैंने तुम लोगों को, क्या चीज़ होती है मैक्रो? एक मिनट। मैक्रो इज़ लाइक हम अगर कुछ चीज़ बार बार प्रिंट कर रहे हैं तो हम बार बार उसको इंटरप्ट, यानी जो भी सिस्टम का प्रोग्राम होता है उसको बार बार कॉल करने से अच्छा मैक्रो एक प्रिंट फंक्शन दे रहा है अपने को। ये जो प्रिंट कीवर्ड है तो ये लाइंस सिमिलर रहेगी, यू कैन बाय हार्ट इट और अंडरस्टैंड इट। और क्या करेगा ये हमें एक प्रिंट फंक्शन बना कर दे देगा। अब हमने डेटा पार्ट में है ना क्या किया कि मैसेजेस इनिशियलाइज करते हैं कि हाँ हमारा मैसेज 1 ये मैसेज है। ठीक, और ये याद रखना कि डेटा बाइट और फिर ये सब सेम ही है सबके लिए, तो ऊपर से नीचे कॉपी पेस्ट कर सकते हो या डॉलर की साइन देनी होगी एंड सबको कॉमा से सेपरेट कर देना। तो ये क्या करते हैं, मैसेजेस जो हमने डेटा में दिया है उसको जब हम एग्जीक्यूशन कर रहे हो तब डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो मैं कोड कर रहा था और मेरे को ये प्रिंट करना है, ये वाला मैसेज कैंटर नंबर। तो एक मेथड तो मेरे पास में ये था कि यहाँ पे मैं नॉर्मल जैसे प्रिंट करते हैं, गेट कमांड में किया हूँ। यहाँ पे देखो मैसेज जैसे नॉर्मल डिक्लेयर करते हैं वैसे नॉर्मल डिक्लेयर किया गया है, बट यहाँ पे जब भी मेरे को मैसेज प्रिंट करना था तो उसको मेरे को डी एक्स में लेना पड़ा। फिर सिस्टम कॉल जो कि प्रिंट के लिए होता है 09H है और 02 इज फॉर प्रिंटिंग ऑन स्क्रीन, 0902। ठीक, 09H करना पड़ा, फिर इंटरप्ट को कॉल करना पड़ा, यानी एक मैसेज को प्रिंट करने के लिए मेरे को ये 3 लाइन बार बार रिपीट करनी पड़ रही। तो मैक्रो क्या देगा कि तुम खाली प्रिंट लिखो और जो मैसेज प्रिंट करना है वो देखो, वो अपने आप प्रिंट कर देगा। तो यही काम है बस मैक्रो का। और प्रोसीजर्स मैंने बता दिया कि प्रोसीजर इज़ अ कीवर्ड। प्रोसीजर का क्या नाम देना है तुम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। उसका फंक्शनिंग यहाँ बीच में लिखना होता है, एंड करते वक्त रिटर्न करना होता है जस्ट लाइक रिटर्न 0 हमारा नॉर्मल कोडिंग में, और फिर उसको एंड करना होता है, एंड प्रोसेस। ठीक, अब तुम लोग पहले ये लिख रहे हो बाद में ये लिख रहे हो या बाद में ये लिख रहे हो पहले ये लिख रहे हो, दैट डजंट मैटर, दोनों भी वर्क करते हैं। ठीक है, और कोई बात जो ऐसी हो बताने को? ये वाला कोड डाल दो उसपे, और ये कोड रन करते समय छोटा वैल्यू लेना, जैसे 2 3
बस कि ना आगे ना आउटपुट में नहीं, भी तेरा प्रॉब्लम आवाज है। बहुत कम आ रहा है, लो आ रहा है। अच्छा नहीं, ये हम लोगों ने जो कोड यहाँ पे लिखे हैं, ये एक हमें क्वेश्चन क्या था कि पावर का क्वेश्चन था, मैक्रो वाला था। ये देखो, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर फॉर असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम यूज अ मैक्रो फॉर प्रिंटिंग द मैसेज। ठीक है, तो ये कोड था, हम लोगों ने जो कोड लिखा है वो वर्क कर रहा है फॉर प्रिंटिंग अ स्क्वायर, बट हम लोगों ने सोचा क्यों ना ऐसा कोड लिखे जो हर पावर प्रिंट कर सकता है। क्या पता वो पूछ ले कि प्रिंट क्यूब रूट, तो ये क्यूब रूट तक पे वर्क कर रहा है, बट उसके हायर पावर्स के लिए नहीं कर रहा है, जहाँ तक का क्वेश्चन भी नहीं आएगा। तो बेसिकली ये कोड करेक्ट है, तो मैं इसको भी डाल दूँ। ठीक है, और भी बाकी सारे कोड्स डाल दिए हैं। ठीक है, मैं ये फाइल शेयर कर देता हूँ, और किसी को डाउट हो तो पूछ लो, तो मैं यहाँ पे एंड कर दूँ। एनीवन? नहीं, लाइक ये फाइल शेयर कर दे तो लाइक अभी हाँ, एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा, तुम लोग सारे क्वेश्चंस देख लो, उसका कोड किस तरह लिखा हुआ है वो देख लो, लॉजिक समझने का ट्राई कर लो। हो सकता है तुम लोग के पास में बेटर लॉजिक हो, अगर है तो प्लीज़ ग्रुप पे शेयर कर दो, अदरवाइज इम्प्लीमेंट कर लो डायरेक्ट भी चलेगा। ठीक है, ये सब मतलब implemented fast। हाँ। और सिंटेक्स मैंने बताया ना, जो इजी है, यानी इतना डिफिकल्ट नहीं है, मेरे को तो नहीं लगा, तो कर लो, एक दो प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर बाय, ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू। बाय, थैंक यू सो मच। थैंक्स एबीडी।